तो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पोलराइजेशन के बेसिक्स के बारे में बताया था और आपको डायरेक्ट भी किया था कि आप 2-3 साइट्स के ऊपर जाकर पोलराइजेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपने पोलराइजेशन के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। हम उन्हीं बेसिक टॉपिक्स में से एक, दैट इज़ पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन या फिर पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी हम कह सकते हैं इसको, तो वो आज आपको समझाने जा रहे हैं। और इसके बाद हम फिर वायर ग्रिड पोलराइजर करेंगे और फिर हम डबल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे आज। तो अब सबसे जो आसान तरीका है कि हम पोलराइजेशन या पोलराइज्ड लाइट को रिफ्लेक्शन से आसानी से पा सकते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास ये एक मीडियम है, ये एक जैसे पानी है, वाटर है या ग्लास है, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और ये रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन टेक प्लेस। हम उसकी बात कर रहे हैं और वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है। कई बुक्स ने एन लिया हुआ है, मैं यहाँ पर म्यू लेके चल रहा हूँ, आगे हम एन की ज़रूरत होगी तो एन ले लेंगे। तो सपोज करो कि हमारे पास ये एक जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। मैं आप कल के डिस्कशन में हमने आपको बताया था कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको एक ये एरो, बोथ एरो और बीच में एक डॉट बना के हम लिख सकते हैं। तो हमने ये अनपोलराइज्ड लाइट बनाई हुई है और ये जो एरोज़ हैं इसका मतलब होता है कि ये जो है ये वाइब्रेशंस इन द प्लेन ऑफ दिस पेपर, जो हमारा ये मोबाइल का है या हमारा प्लेन ऑफ कंप्यूटर है जिसके ऊपर ये स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें है। और ये जो डॉट है बीच में, यहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ, ये डॉट है जो वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये जो ए बी है ये अनपोलराइज्ड लाइट है। तो अनपोलराइज्ड लाइट हमने ये जाती हुई यहाँ दिखाई और ये जब बी के ऊपर स्ट्राइक की तो नेचुरली बी पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन भी हुआ और रिफ्रैक्शन भी हुआ। तो जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है वो अलोंग बी डी चले गई, बी से डी की तरफ, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बी से सी की तरफ चले गई। अब ये पाया जाता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसमें कुछ हिस्सा पोलराइज्ड लाइट का होता है, पर ये पोलराइज्ड लाइट में कितनी परसेंटेज होनी है पोलराइज्ड लाइट की टोटल लाइट में, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है ए बी एन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल ए बी एन के ऊपर डिपेंड करता है। पर आपको याद है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या उल्टा कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सी बी एन जो एंगल बनेगा, यानी ये वाला एंगल, ये बराबर होगा एन बी ए के। ये दोनों एंगल आई के बराबर होंगे। और जैसे जैसे हम आई को चेंज करेंगे ये पोलराइज्ड लाइट भी चेंज करेगी। जो परसेंटेज ऑफ पोलराइज्ड लाइट है बीसी पोर्शन में ये चेंज करेगी और एक खास एंगल के ऊपर, जिसको हम पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं या फिर ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं, उस केस में ये जो पोलराइज्ड लाइट है इट इज़ टोटली पोलराइज्ड, मतलब सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट है जो बीसी है इट इज़ टोटली पोलराइज्ड, और जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो बीडी की तरफ जाती है। और उस केस में ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये आपस में परपेंडिकुलर होती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हम पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रूस्टर एंगल के ऊपर अचीव करते हैं। तो यही हमने यहाँ पर एक सिंपल सा लिखा है कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स ऑफ पोलराइजिंग लाइट इज इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पोलराइज्ड surface या polished surface. This phenomena of polarization by reflection was first discovered by Malus. Malus ने 1808 में इसको डिस्कवर किया। तो he discovered that if a beam of light incident at a certain angle on polished surface or of glass plate
द रिफ्लेक्टेड लाइट कि दैट इफ ए बीम ऑफ लाइट is incident at certain angle on polished surface of glass plate, comma the reflected light, comma चाहिए यहाँ तो हम ये comma कर देते हैं, the reflected beam was plane polarized। तो ये मैं पहले ही आपको explain कर दिया कि refer to this figure we show that unpolarized light AB incident on the glass plate, the reflected beam is shown by BD, रिफ्लेक्टेड इज BC रदर, ये BC चाहिए क्योंकि रिफ्लेक्टेड BC है और जो ट्रांसमिटेड है वो BD है। ट्रांसमिटेड या आप इसको कह लो कि नीचे को जा रही रिफ्रैक्टेड कह लो आप, बजाय ट्रांसमिटेड के रिफ्रैक्टेड बीम इज शोन बाय BD। तो व्हेन द रिफ्लेक्टेड बीम वाज इन्वेस्टिगेटेड विद द हेल्प ऑफ एनालाइजर इट वाज फाउंड दैट बीम वाज पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड। पर मैंने कहा ना आपको कि व्हेन हाउएवर फॉर ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड द पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रूस्टर एंगल द रिफ्लेक्टेड बीम वाज फाउंड टू बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। तो ये उस केस में मतलब यदि ये एंगल ABN एक खास एंगल जिसको हम IP कहेंगे पोलराइजिंग एंगल के बराबर होता है, उस केस में जो BC है ये टोटली पोलराइज्ड हो जाती है। तो यही हम यहाँ बताना चाहते थे। तो इसमें बाद में हमने लेटर इट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रूस्टर दैट व्हेन लाइट बीम इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड, तो इसमें रिफ्रैक्टेड अच्छा शब्द है ये वाले, यानी कि जब एंगल ABN ये वाला एंगल बीच वाला ये पोलराइजिंग एंगल के बराबर होता है, तो उस केस में जो BC रे है और जो BD रे है उसके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है और उस केस में जो BC है BC यानी ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है इट इज़ टोटली पोलराइज्ड। तो यही हमने कहा था रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो हम ट्रांसमिटेड यहाँ शब्द काट देते हैं, रिफ्रैक्टेड इज़ ए गुड वर्ड हेयर, तो इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि ये रिफ्रैक्टेड बीम्स आर नॉट ओनली पोलराइज्ड बट are also normal to each other। So that this discovery indicates that polarization by reflection of light from glass or other dielectric material is intimately related to refractive index। तो ये refractive index के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। अब एक्चुअल में इसका कॉज क्या है, व्हाट इज कॉज ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये देखें, यदि आप इस डायग्राम में देखें तो A से B तक जाते समय ना ये आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमने ये एरोज के द्वारा हिस्सा दिखाया और एक डॉट्स के द्वारा हिस्सा दिखाया। जो एरोज हैं ये AB के परपेंडिकुलर हैं और लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ये जो हमारा प्लेन ऑफ डेस्कटॉप या फिर प्लेन ऑफ मोबाइल आपका है उसके पैरेलल ये वाइब्रेशंस हैं जो एरोज ये दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ और यहाँ जो डॉट्स हैं ये डॉट्स जो वाइब्रेशंस हैं वो परपेंडिकुलर टू दीज एरोज, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब क्या होता है कि दो कंपोनेंट हो गए, एक आप कह सकते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यही हमने कहा कि what is caused the oscillations of incident polarized light may be resolved into two mutually perpendicular components, the tangential component, that is those oscillations which are in the plane of incidence, तो इंसिडेंस की प्लेन में है, और ये जो मैंने बताई एरो एरो करके, और दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज दोज ऑसिलेशंस विच आर परपेंडिकुलर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। सो जैसे ये डॉट्स बताई हुई हैं ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस हैं। तो जैसे जैसे एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स फॉर द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स चेंजेस। तो मतलब वो चेंज करता है जैसे जैसे, मतलब एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे
तो जो ये वाला है ना टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो एरो वाले कंपोनेंट्स हैं, ये तो बदलेंगे, आप देख लो इनकी डायरेक्शन बी के ऊपर स्ट्राइक करने पर ये जो सरफेस है इसका, जो हमारे मीडियम का सरफेस है, उसके साथ इनकी डायरेक्शन चेंज करेगी। पर जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्यों, वो है ही परपेंडिकुलर है इसके, तो उनको थोड़ा कोई चेंज होना है। तो यही हमने कहा कि एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर टेंजेंशियल कंपोनेंट्स चेंजेस, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट्स बदलते हैं, बट दैट फॉर द नॉर्मल कंपोनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो एज पोलराइजिंग एंगल at the polarizing angle the reflection coefficient for tangential components becomes 0। तो उस केस में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स 0 हो जाता है पोलराइजिंग एंगल के ऊपर। सो इसीलिए द रिफ्लेक्टेड रे contains only the normal component, that is the reflected beam is completely plane polarized। तो यही हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इसके कारण ये होता है। तो somehow इसमें हमें एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। तो हम ये ब्रूस्टर्स लॉ बताना चाहते हैं। ब्रूस्टर ने क्या कहा था, ये इसने कहा था, इट स्टेट्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल। तो मैंने यहाँ पर आई पी ले लिया हुआ है आगे, तो मैं यहाँ पर P से डिनोट कर रहा हूँ, तो I रिप्लेस इट विद आई पी। तो ये देखिए, ये आई पी विद पोलराइजिंग एंगल इज टेकन एज आई पी। मतलब कहने का, यदि ये एंगल ए बी एन, ये वाला एंगल यहाँ इसके बीच वाला ए बी एन, ये पोलराइजिंग एंगल आई पी के बराबर होगा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ये मीडियम का, ये बराबर टेंजेंट आई पी होगा। हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब कैसे, तो आप उसके लिए याद करो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल होता है वो स्नेल्स लॉ के द्वारा दिया जाता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई क्या है, आई इज एंगल ए बी एन, और ये एंगल एन बी सी के बराबर भी है। और आर क्या है, ये आर है एंगल एन डैश बी डी, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है हमारा आर। अब यदि मैं कहूँ फॉर आई इक्वल टू आई पी, एंगल डी बी सी इज 90 डिग्री। मैं पहले बताया आपको कि उस केस में ये दोनों रेज यानी कि बी सी और बी डी परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसलिए ये एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए साइन आर कितना होगा, यानी एंगल एन डैश बी डी, ये हो जाएगा 90 माइनस आई पी के बराबर। साइन आर इज इक्वल टू साइन 90 माइनस आई पी। अब कैसे, वो आप देख सकते हैं, एन बी सी ये वाला एंगल प्लस एन डैश बी डी ये वाला एंगल प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आएगा, 180 डिग्री। पर आपको याद है एंगल एन बी सी ये आई के बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एन डैश बी डी ये आर के बराबर है। तो आर किसके बराबर आ गया, ये 90 माइनस आई के बराबर आया। तो इसीलिए हमने कह दिया साइन आर इट्स इक्वल टू साइन 90 माइनस आई पी। सो ये चीज़ें साइन आर की वैल्यू और साइन आई पी की वैल्यू, आई की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 में हम पुट करें तो हमारे पास आएगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी अपॉन साइन आर, या फिर म्यू इज इक्वल टू साइन आई पी ओवर कॉस आई पी, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी। तो दैट इज म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आई पी, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। तो यही तो हमने कहा था कि ये ब्रूस्टर्स लॉ है। सो दिस इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ एंड इंडिकेट्स दैट पोलराइजिंग एंगल डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो यही चीज़ हमें ये बताती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट क्वाइट वेल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज वायर ग्रिड पोलराइजर। अब नाम ही बता रहा है, वायर ग्रिड का मतलब वायर्स का बना हुआ। तो तभी करके ये देखिए आप वायर्स
आपस में, लार्ज नंबर होती है, ये तो थोड़ी सी मैंने बताई हुई है यहाँ सिम्बॉलिकली, अदरवाइज ए लार्ज नंबर ऑफ वायर्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. So wire grid polarizer is a device which is used to produce polarized light when unpolarized light is made to fall on it. तो unpolarized light जब wire grid polarizer के ऊपर fall करती है तो ये उसको polarize कर देता है. तो इसीलिए नाम wire grid. एक्चुअल में ये तांबे की तारें होती हैं, कॉपर वायर्स को करके बनाया होता है. तो फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द माइक्रोवेव रीजन, दैट इज लैम्डा इज अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर माइक्रोवेव्स में होता है, द ट्रांसवर्स करैक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड या फिर डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग ए वायर ग्रिड पोलराइजर. तो हम ये इसकी मदद से ये बता सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या ये इन पर्टिकुलर माइक्रोवेव्स हैं, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर. तो ये बताने के काम आता है. बेसिकली ये तारें हैं, ये देखो, एक तार, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये ग्रिड बनाया हुआ है. तो ये वायर ग्रिड, तभी करके हम इसको वायर ग्रिड, ए लार्ज नंबर ऑफ वायर्स आर ऑफ कोर्स देयर. तो इसमें वर्किंग कैसे होती है वो भी आपको समझाते हैं कि यहाँ से लाइट, जब अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिखा रहा हूँ, और राइट हैंड साइड पे ये पोलराइज्ड लाइट आ रही है हमारे पास. ये लेफ्ट हैंड पे ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये देखिए एरोज, और ये बीच में डॉट्स, और यहाँ सिर्फ एरोज, डॉट्स खत्म हो गई इस केस में. तो यही हम समझना चाहते हैं. तो बेसिकली ये है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन के लिए भाई, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ थिन कॉपर वायर्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. The wires of wire grid polarizer should be of good conductor, should be made of good conductor of electricity. तो ये हमारे गुड कंडक्टर ही है, नेचुरली है. तो इसको हम समझते हैं. अब इसकी वर्किंग कैसे होती है. तो ये देखिए, ये O पॉइंट है. तो हमने ये इधर को x एक्सेस ले लिए, इधर को y एक्सेस ले लिए, और इधर को z एक्सेस ले लिए. यानी कि हमारी जो ऑसिलेशंस हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स हैं और वो z एक्सिस की ओर चल रही हैं. ये देखिए, ये हमने ऐसे बताया, ये अनपोलराइज्ड लाइट ये z एक्सिस की तरफ चल रही है, और जो इसकी वाइब्रेशंस हैं वो xy प्लेन में हैं, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर टू z एक्सिस. तो यही हमने कहा कि लेट दी प्लेन ऑफ द ग्रिड बी xy प्लेन with the length of wires along y-axis and the waves travel along z direction. If अब क्या करो, यहां हमने दिखाया नहीं है, यदि ऐसा ही एक वायर ग्रिड ऑसिलेटर, ये लाइट जो आ गई ना, ये पोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है. अनपोलराइज्ड लाइट को जब वायर ग्रिड ऑसिलेटर में से निकालते हैं तो ये पोलराइज्ड बन जाती है, ये पोलराइज्ड लाइट हो गई. अब इसके आगे भी ये वायर ग्रिड ऑसिलेटर रख दें, इसके पैरेलल रखें, यदि मतलब ऐसा ही एक वायर ग्रिड ऑसिलेटर, यदि मैं ये जो पोलराइज्ड लाइट आई इसके आगे रख दूं तो उसके आगे पोलराइज्ड लाइट आएगी. और यदि मैं इस वायर, जो दूसरे वाला वायर ग्रिड रखूंगा, उसको मैं रोटेट करना शुरू कर दूंगा ना, तो परपेंडिकुलर जब मैं इसको कर दूंगा पहले वाले वायर ग्रिड के, यानी दूसरे वाला वायर ग्रिड पहले वाले वायर ग्रिड के परपेंडिकुलर कर दूंगा, तो हमारे पास लाइट आनी बंद हो जाएगी. तो उसका यही कारण है कि हम पीछे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, टॉर्मलिन क्रिस्टल में या कैल्साइट क्रिस्टल में या नाइकोल प्रिज्म में भी कर सकते हैं. तो उसमें हमने यही बताया कि उस केस में ये ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है. तो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. सो यही हमने कहा कि इफ वन मोर ग्रिड, वायर ग्रिड नॉट शोन हियर, इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फर्स्ट एंड इज रोटेटेड इन इट्स ओन प्लेन, then no waves pass if the wires in the two grids are mutually perpendicular, while waves pass if the wires in the two grids are parallel. मतलब यदि आपस में पैरेलल होंगे दो ग्रिड्स, तब तो लाइट आसानी से निकल जाएगी, मतलब पास कर जाएगी, अदरवाइज ये पास नहीं करेगी. तो ये शो करता है दिस एक्सप्लेनेशन. अब क्यों होता है ये, तो ये बेसिकली शो करता है ट्रांसवर्स नेचर की है. एक्चुअल में होता क्या है, आपको पता है कि जो हम लाइट देखते हैं ना, वो लाइट
इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस के कारण हमें दिखाई देती है, ना कि मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंटरेक्ट करता है ना वायर्स के साथ, तो उस केस में जो वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट वर्क ऑन इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द वायर्स and the energy associated with electric field is lost in joule heating of the wires। तो ये मतलब जो electric field does not work on electrons inside the wire and the energy associated with electric field is associated with joule heating, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंदर से जा नहीं कहीं सकते, तो वहाँ पर वो घूमते हैं, आपस में क्लैश करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो क्या होता है कि दैट इज कन्वर्टेड टू हीट। तो एज द वायर्स आर वेरी थिन, छोटी छोटी ब्रीक वायर्स होती हैं, सो द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सेस पास थ्रू द वायर विदाउट मच अटेन्युएशन, बिना उसकी कमी किए हुए ये बीच में से गुजर जाता है। So thus the emergent beam of light is linearly polarized with electric vector along x-axis। So यही हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो ये वायर ग्रिड हमारा ऑसिलेटर इस ढंग से वर्क करता है। अब बात आती है डबल रिफ्रैक्शन की, कि डबल रिफ्रैक्शन क्या है। तो बेसिकली यदि हमारे पास कोई अनपोलराइज्ड लाइट हो और हमारे पास कुछ खास क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, नाइकोल प्रिज्म भी हम बनाते हैं, पर ये तो क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं ना, तब करके क्रिस्टल्स कह रहे हैं। तो जब आप आम लाइट को क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल्स में से पास करते हैं, तो ये एक सिंगल वेव ना होकर डबल वेव में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज स्प्लिट इनटू टू रिफ्रैक्टेड वेव्स। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आपने पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जैसे पानी से देखते हैं तो एक ही वेव चलती है, पर ऐसे क्रिस्टल्स में बजाय एक वेव के दो वेव्स बन जाती हैं, दो बीम्स निकलती हैं। एक बीम आपने इंसिडेंट की, वो अनपोलराइज्ड लाइट की, तो दो बीम्स बन के निकली। सो द क्रिस्टल्स हैविंग दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स। तो इसमें इन सच क्रिस्टल्स द सिंपल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर नॉट फॉलोड। इसमें नहीं है, मैंने नेचुरली है, इसमें दो तरह की आएंगी, तो लॉज कहाँ से लगेंगे? एक में तो लगेंगे, एक में नहीं लगेंगे। तो हम यही देखना चाहते हैं यहाँ। So we find that in these crystals, number one, there are in general two refracted rays for each incident ray। तो एक रे दो हिस्सों में बट जाती है। The two refracted rays may not in general lie in the plane of incidence। जरूरी नहीं है कि वो plane of incidence में ही हो, तो उनका plane of incidence भी बदल जाता है। तीसरा है the angles of incidence angles of refraction R1 and R2 vary with I in such a way that in general neither sin I upon sin R1 nor sin I upon sin R2 remains constant। जैसे हम कहते थे ना स्नेल्स लॉ, कि स्नेल्स लॉ में sin I upon sin R is constant, पर इस केस में जरूरी नहीं है कि sin I upon sin R1 या फिर sin I upon sin R2 constant रहे। और चौथा इसमें पॉइंट है, ईच ऑफ टू रिफ्रैक्टेड रेज इज प्लेन पोलराइज्ड। दोनों के दोनों प्लेन पोलराइज्ड होती हैं। द पोलराइजेशन इन वन बीइंग परपेंडिकुलर टू द अदर। तो जैसे ये मैं एग्जांपल बताया, ये हमारे पास ये हमने क्रिस्टल या ये नाइकोल प्रिज्म हमने बना के बता दी। तो इसमें ये अनपोलराइज्ड लाइट जिसमें हमने ऑल प्लेन्स में दिखा दी है कि ऑल प्लेन्स में वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो इसको इंसिडेंट किया और जब ये यहाँ से निकली तो इसके दो हिस्से हो गए। ये एक डॉट डॉट, ये देखिए ये डॉट डॉट, ये लग गया एक्चुअल में, ये ऊपर एरोस
ये एरोज वाली ई रे दिखा दी और डॉट्स वाली ओ रे दिखा दी। तो ओ का मतलब यहाँ पर है ऑर्डिनरी और ई का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो दो रेस हमारी कन्वर्ट हो गई बजाय एक रे के। सो दिस इज बेसिकली द डबल रिफ्रैक्शन। तो इसी को हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि बोथ द रिफ्रैक्टेड रेज आर प्लेन पोलराइज्ड विद देयर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों के मतलब एक के ऐसे वाइब्रेशंस हैं, दूसरे की इसके परपेंडिकुलर हैं। ये डॉट का मतलब है, ये जो एरोज का मतलब है एरो एरो, इसका मतलब इन दी प्लेन ऑफ द पेपर, और ये नीचले वाली ओ रे डॉट्स बनाए हुए हैं, डॉट्स का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो ये इसका मतलब दोनों ही ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड हैं। तो वन ऑफ दीज रेज ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इज नोन एज ऑर्डिनरी रे। ये ऑर्डिनरी रे जो है ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती है, और जो दूसरी है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो यही हमने यहाँ पर लिखा कि एंड दी अदर डज नॉट ओबे दी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। दी क्रिस्टल्स हैविंग दिस प्रॉपर्टी आर सेड टू बी डबल रिफ्रैक्टिंग और बाई रिफ्रेंजेंट क्रिस्टल्स। तो ये ऐसे क्रिस्टल्स को हम बाई रिफ्रेंजेंट बोल देते हैं या फिर डबल रिफ्रैक्टिंग बोल देते हैं। अब क्वेश्चन है कि हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास जो क्रिस्टल है वो बाई रिफ्रेंजेंट है। तो आप क्या करो कि उस क्रिस्टल को एक पेपर के ऊपर रखो और उस पेपर के ऊपर आपने एक डॉट लगा दी हो, ब्लैक डॉट, जैसे इंक की डॉट लगा दो। तब आपको क्या होगा, क्रिस्टल के ऊपर से देखने पर, मतलब पेपर रखा, पेपर के ऊपर डॉट लगा दी काले रंग की और उसके ऊपर वो क्रिस्टल रख दिया, बाई रिफ्रेंजेंट क्रिस्टल। उसमें ऊपर से आपको दो डॉट्स नजर आएंगी, दो काली डॉट्स, एक ऑर्डिनरी रेज के कारण, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के कारण। अब आप क्या करो, उस क्रिस्टल को घुमाओ उन एक्सिस पे जहां पर आपकी ऑर्डिनरी रे है, उस एक्सिस पे घुमाओ। तो आप देखेंगे कि दूसरी जो है ना वो रे, वो दो डॉट्स में से एक फिक्स रहेगी और एक रोटेट करेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो क्रिस्टल है ये बाई रिफ्रेंजेंट है। तो यही चीज मैंने यहां लिखी, टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना लेट अस पुट ए ब्लैक डॉट ऑन ए शीट ऑफ पेपर एंड व्यू इट थ्रू ए कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल। There will be formation of two images. One image will remain stationary and the other will rotate around the first image when the crystal is made to rotate about the incident ray as axis. So the stationary image will be formed by the ordinary ray and is known as ordinary image. The rotated image will be formed by extraordinary ray and is known as extraordinary image. तो ये हमारे पास दो तरह की वो आएंगी डॉट्स इमेज के रूप में। तो हमें पता चल जाएगा कि ये बाई रिफ्रेंजेंट क्रिस्टल है। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि वाई इज डबल रिफ्रैक्शन कॉल्ड बाई रिफ्रेंजेंस। तो बेसिकली बाई रिफ्रेंजेंस का मतलब क्या है? तो बाई रिफ्रेंजेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू प्रोपेगेट द ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। एक्चुअली हमारे पास दो रेज आई ना, एक ओ रे और एक ई रे। उसमें जो दोनों की वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है। ओ रे की वेलोसिटी कुछ और होती है और ई रे की वेलोसिटी कुछ और होती है। तो यही प्रॉपर्टी जो है ना ये बाई रिफ्रेंजेंस के रूप में जानी जाती है। तो जितने भी हमारे डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स हैं वो सारे के सारे बाई रिफ्रेंजेंट होते हैं। तो क्यों? क्योंकि ओ रे और ई रे की जो वेलोसिटीज हैं वो अलग अलग होती हैं। तो यही हमने यहाँ बताया आपको कि ऑल डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स आर बाई रिफ्रेंजेंट सिंस ओ रे एंड ई रे हैव डिफरेंट वेलोसिटीज थ्रू क्रिस्टल। दस फॉर डबली रिफ्रैक्टिंग मटेरियल the refractive index is different for O ray and E ray। तो दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया तो हम यही तो कह रहे हैं कि दिस इज वाई द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड बाई रिफ्रेंजेंस। तो जो क्रिस्टल्स डबल रिफ्रैक्शन को पोजेस करते हैं
उनका नाम हम कहते हैं दे आर ऑप्टिकली एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स। तो ये हमारी बाई रिफ्रेंजेंस है, या फिर हम जिसको पहले ही आपको बता चुके हैं कि डबल रिफ्रैक्शन, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स हैं। अब क्वेश्चन है ये होता क्यों है, तो इसके लिए पूरी की पूरी हमारी थ्योरी है। तो जो हमने हाइजीन थ्योरी पढ़ी थी उसके ऊपर बेस्ड हमारी थ्योरी है, तो दैट वी विल बी टेकिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो you must be prepared with this lecture quite well. Only then you will be able to understand the next lecture. So thank you.